बेटा हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए है, इस डीएनए को बेटा पैक करना है। पैक क्यों करना है हमने बताया था, क्योंकि डीएनए बहुत ही लंबा होता है। इसकी लंबाई अगर निकालेंगे तो बेटा 2.24 मीटर लेंथ होती है डीएनए की। टोटल डीएनए अपने सेल के अंदर जितना अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2.24 मीटर होता है, और सेल होती है 50 माइक्रोन की। तो उसके अंदर ये डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है, इसके लिए डीएनए को पैक करना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए जब हम डीएनए को पैक करेंगे तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन आती हैं, और हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट के डीएनए में न्यूक्लियोसोम बनता है। इससे ऐसे न्यूक्लियोसोम बनता है। यहाँ पर बीच में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है जिसको हिस्टोन बोलते हैं, और ये डीएनए है, और ये डीएनए हिस्टोन पे ऊपर लिपट करके एक माला जैसी संरचना बनाता है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर लगेगा जैसे कोई माला, बीड्स ऑन स्टिंग। तो ये जो बेटा न्यूक्लियोसोम है, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम, और ये है लिंकर डीएनए। जो डीएनए इसके ऊपर लिपटा वो बाइंडिंग डीएनए होगा। तो टोटल अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये ऐसे अपीयर होता है जैसे बीड्स ऑन स्टिंग। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि बीड्स ऑन स्टिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे बेटा न्यूक्लियोसोम क्या है, हमने थोड़ी सी बात करी थी न्यूक्लियोसोम की। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 होती है, लेकिन जो कोर हिस्टोन होती है उसमें नहीं। देखो यहाँ पर ये है, और H2A, H2B, H3, H4, ऐसा ऑक्टामर बनता है हिस्टोन का। इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और H1 जो होती है ये अलग होती है, H1। और डीएनए का जो स्ट्रैंड है बेटा, ये डीएनए का स्ट्रैंड इस पर ऐसे लिपट जाता है, ये ऐसे आके ऐसे इस तरह से लिपट जाता है। तो बेटा ये डीएनए कितना लिपट जाता है, एक राउंड पूरा, एक राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया। फिर ये दूसरा राउंड आधा, और फिर आधे का आधा और एक चौथाई होकर के फिर ये एग्जिट हो जाता है। ऐसे कितना होता है। तो ये जो डीएनए जो लिपटा होता है न्यूक्लियोसोम पे वो 1/2 होता है, ये 1.75% घेरे, एक पूरा घेरा डीएनए का, एक और उसके बाद ये दूसरा आधा, और फिर उसके बाद आधे का आधा और लिपट के फिर ये ऐसे एग्जिट हो जाता है। तो ये जो बेटा H1 है, H1 इसको बाइंड करता है, ऐसे H1 बाइंड करता है। क्लियर है। तो ये इतना न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इतना क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। अब बेटा न्यूक्लियोसोम में होता क्या क्या है, न्यूक्लियोसोम में एक तो हिस्टोन ऑक्टामर होता है, एक H1 होता है, और उसके साथ ये जो डीएनए है बेटा जो इसके ऊपर लिपटा है, जो डीएनए इसके ऊपर लिपटा है, इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग डीएनए। बाइंडिंग
डीएनए, और कुछ फ्री डीएनए है इधर जो जिसको देखो, ये दोनों एंडिंग्स हैं डीएनए की, ये लिपट करके जो इधर से है फिर इधर से फ्री हुआ है, इन दोनों को इन दोनों को होल्ड करता है H1 प्रोटीन, हिस्टोन है H1, ये इसको बाइंड करता है, दोनों को होल्ड करने का काम करता है। तो ये वाला इधर फ्री, तो इसको हम बोलेंगे बेटा लिंकर, ये जो इतना है इसको क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। ठीक है बेटा। तो जब भी हम न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे तो न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन, ऑक्टामर होगा, H1 होगा ये वाला, प्लस बाइंडिंग डीएनए होगा और लिंकर डीएनए होता है। ये बाइंडिंग डीएनए होगा और ये इधर लिंकर डीएनए है, ये वाला, ये भी लिंकर डीएनए है। अब आगे और हिस्टोन होगा तो ये उससे जाके जुड़ेगा। ठीक, एक और ऐसे वो हिस्टोन होगा तो आगे फिर एक न्यूक्लियोसोम बनेगा। ऐसा न्यूक्लियोसोम बनते चले जाते हैं और फिर बीड्स ऑन स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियोसोम है। देखो इसको इरेज करें। अब ये ऐसा होता है, एक हिस्टोन यहाँ है, ये H1 है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये H1 है, यहाँ पर ये H1 है, ये H1 है, ये H1 है, ये H1 है और ये H1 है। H1 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 H1, ये वाला जो इतना है, अगर जिसमें हम H1 और ये लिंकर डीएनए ना शामिल करें, केवल बाइंडिंग डीएनए और ऑक्टामर, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम कोर हिस्टोन बोलेंगे, कोर। तो ये वाला इतना कोर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज होती है हिस्टोन पर ये। तो इतना बेटा ये न्यूक्लियोसोम है, ये इतना क्या है, न्यूक्लियोसोम है। तो इसमें ये होता है लिंकर डीएनए। ये इसके ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ है तो ये हो जाएगा बाइंडिंग डीएनए और ये पूरा न्यूक्लियोसोम होगा। तो एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पर, फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा, ये इस तरह से अरेंज होता है। तो ये पूरी जो इसका जो ये मोटाई हो जाती है पूरी डायमीटर। अब देखो यहाँ पर इतना, ये कितना था बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर डीएनए की मोटाई थी। अब यहाँ पर डीएनए की मोटाई हो जाएगी न्यूक्लियोसोम बनाने के बाद, ये मोटाई हो जाएगी बेटा 10 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। ये वाली मोटाई ऐसी हो जाती है डीएनए। अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की फोल्डिंग हो, अभी तक ये था न्यूक्लियोसोम। अब देखो यहाँ पर ऐसे, ये जब माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे, ऐसे ही इतना छोटा होता है न्यूक्लियोसोम कि विजिबल नहीं होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यहाँ पर ऐसे ये बीड्स दिखाई पड़ेंगे और एक स्टिंग दिखाई पड़ेगी। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ये है बेटा न्यूक्लियोसोम और ये पूरा न्यूक्लियोसोम ही है। ये इसमें लिंकर डीएनए है, ये इसके ऊपर डीएनए दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे दाने दाने दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर बाइंडिंग डीएनए है प्लस ये पूरा हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम है पूरा। ये एक न्यूक्लियोसोम है, फिर ये लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम। ऐसे इस तरह से डीएनए अपीयर होगा देखने के ऊपर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लेवल की जब फोल्डिंग होती है, क्या होगा,
इसके बाद ये डीएनए है जैसे ये, तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे इसमें फिर से फोल्डिंग शुरू होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सब न्यूक्लियोसोम है। ये न्यूक्लियोसोम दोबारा से फोल्ड होकर के सॉलिनॉइड बनाते हैं, सॉलिनॉइड। जैसे जैसे ये 6 न्यूक्लियोसोम पास आ जाते हैं, जैसे इस तरह, जैसे कि ये हम बना रहे हैं। इधर देखो, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये कंडेंस्ड हो गए हैं, और ज़्यादा कंडेंस हो गए हैं। जैसे ये है ना, ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाए, पैकिंग हो रही है ना बेटा। तो पहले तो डीएनए देखो ऐसा है, फिर पैक होकर न्यूक्लियोसोम बना, फिर इसमें और कंडेंसेशन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर। सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर के बाद आता है स्कैफोल्ड। अब इसकी जो मोटाई हो जाती है बेटा, वो 30 नैनोमीटर हो जाती है। इसके बाद फिर बनते हैं क्रोमैटिन। इसके बाद क्या बन जाते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में क्या होता है बेटा, इसमें से थोड़ा सा कंडेंसेशन और हो जाएगा, तो हमें अब अच्छा न्यूक्लियोसोम ही है क्रोमैटिन में, और कुछ नहीं है। वो ये जो न्यूक्लियोसोम है वही कंडेंस हो गया है और ज़्यादा, नेक्स्ट लेवल की पैकिंग है। तो ये अब अच्छा जो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमैटिन ही अपीयर होते हैं। अब जैसे ये क्रोमैटिन है, अब इस क्रोमैटिन में उसके बाद जब फिर कंडेंसेशन होगा तब ये क्रोमोसोम बन जाएंगे, जैसे ये है। इरेज करके इधर बनाए। ये वाला इरेज कर, देखो बेटा इसको बना लो, फिर हम इरेज करें। ये एक फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा है ये क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया है और ये क्रोमोसोम बन गया है। फाइनली क्या होगा, अब अच्छा ये जब सेल नॉर्मल स्टेज में है, यानी कि इंटरफेज में, उस समय हमें क्रोमैटिन दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जब सेल डिवाइड कर रही होगी उस समय क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम ऐसे बन जाते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा इसमें भी एक क्रोमैटिन होता है, इसमें भी एक क्रोमैटिन होता है। तो एक्चुअली क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड होते हैं उनमें कंप्लीट एक एक क्रोमैटिन होता है, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है दोनों में, ऐसे आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पैकिंग होती है। तो अब अगर नॉर्मल सेल देखेंगे बेटा, जहाँ पर इंटरफेज में हम चलेंगे, इंटरफेज में, तो अब ये देखेंगे G1 फेज में है, तो ये सेल किस फॉर्म में, ये ऐसे ये क्रोमैटिन होगा। ठीक है, एस फेज आएगी, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, और फिर वहाँ पर भी हमें सेल में हम देखेंगे तो क्रोमैटिन ही दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा कंडेंस, अभी कंडेंसेशन शुरू नहीं हुआ है, क्रोमैटिन दिखाई पड़ेगा। फिर जब एम फेज आएगी, एम फेज में भी हमें क्या दिखाई पड़ेगा, क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन है, ऐसे मेम्ब्रेन में ऐसे हमें दिखाई क्रोमैटिन दिखाई पड़ेगा, धागे जैसे दिखाई पड़ेंगे। फिर उसके बाद जब बेटा प्रोफेज आएगा, प्रोफेज में आपको कंडेंसेशन वहाँ ठीक से वहाँ पर कंडेंसेशन होना शुरू होता है, और तब डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखा। अभी ऐसा लगेगा कि धागा है पूरा, फिर ये कंडेंस होगा, क्रोमैटिन बनेगा, और फिर जब मेटाफेज आएगी, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगी, और मेटाफेज मतलब ये जब ये फेजेज क्यों बता रहे हैं,
क्योंकि डीएनए में जब आप डीएनए को देखोगे माइक्रोस्कोप में तो डिवाइडिंग सेल में आप देख सकते हो। वैसे नॉर्मली आपको बस केवल ऐसे ये न्यूक्लियस है तो उसमें आपको केवल जाल दिखाई पड़ेगा, धागे का, जैसे धागा। अगर आपको क्रोमोसोम देखना है तो आपको डिवाइडिंग सेल देखनी पड़ेगी, और डिवाइडिंग सेल के डिफरेंट स्टेजेस में आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। तो अभी ये धागा जैसे है आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। फिर जब आप मेटाफेज में जाओगे ये क्रोमैटिन है इंटरफेज में। फिर जब आप प्रोफेज में जाओगे तो इसमें थोड़ा सा आपको कंडेंस्ड फॉर्म दिखाई पड़ेगी क्रोमैटिन की। धीरे धीरे कंडेंसेशन और शुरू हो जाता है। फिर जब मेटाफेज में जाओगे तो ये आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा। और फिर मेटाफेज के बाद जब आप ये मेटाफेज है, फिर जब एनाफेज में आओगे ऐसे दिखाई पड़ेगा। टेलोफेज में आओगे तो फिर आपको ये जैसे आपको इसके पहले दिखाई पड़ रहा था वैसे ही ये क्रोमैटिन आपको दिखाई पड़ जाएगा। डिफरेंट स्टेजेस में ये देखने को मिलता है। तो बेटा क्रोमोसोम कब बनता है? जब सेल डिवाइड कर रहे हो तो इस फेज के बाद डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, और तब डीएनए काफ़ी, क्योंकि अमाउंट डबल हो गई तो उसको और कंडेंस करना होता है। तो आपको यह जो क्रोमोसोम है बेटा, ये केवल आपको मेटाफेज में दिखाई पड़ेगा। प्रोफेज से कंडेंस शुरू हुआ है और मेटाफेज में उसके बाद से फिर से क्रोमैटिन, ठीक है। इसके पहले भी क्रोमैटिन है और इसके बाद भी क्रोमैटिन है। और तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या था, आपको न्यूक्लियस भी दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जब से टेलोफेज आ गई तो आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है, और ये क्रोमैटिन दिखेगा और न्यूक्लियस दिखेगा। तो जब तक न्यूक्लियस है तब तक आपको क्रोमैटिन ही दिखाई पड़ेगा, क्रोमोसोम अपीयर नहीं होगा। और जब क्रोमोसोम अपीयर होगा उस समय न्यूक्लियस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप न्यूक्लियस में देखोगे तो आपको केवल क्रोमैटिन दिखाई पड़ेगा। डिवाइडिंग सेल में देखोगे तो वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, तो वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में, ये तो जो हम बता रहे थे ये यूकैरियोटिक सेल में, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए की पैकिंग होती है? क्या वहाँ भी हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है डीएनए? ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है कि डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड कि सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब बेटा ये जो डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एक बेटा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, चार्ज्ड प्रोटीन है। और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव अमाइनो एसिड के नंबर ज़्यादा होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, ऐसे जो अमाइनो एसिड हैं। मान लो ये एक अमाइनो एसिड है मेथियोनिन है, फिर ये लाइसिन है, फिर ये ग्लूटामिक एसिड है, फिर ये आर्जिनिन है, फिर आर्जिनिन है, फिर लाइसिन है, फिर आर्जिनिन है। तो यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड या एसिडिक बहुत कम मिलेंगे, कुछ न्यूट्रल भी मिलेंगे। और इसमें ये जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज वाले अमीनो एसिड होते हैं, ये इनके नंबर इसमें ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अभी हमने बताया कि ये जैसे हिस्टोन है तो ये कैसा चार्ज इसके ऊपर है? पॉजिटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट। तो क्या होगा कि ये इस पर ऐसे लिपट जाता है और ये बन जाता है न्यूक्लियोसोम। लेकिन बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते नहीं,
तो उसमें क्या डीएनए की पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं होती है? ये तो ठीक है कि जितना पैक डीएनए यूकैरियोटिक सेल में है उतना पैकिंग इसमें नहीं होती, लेकिन पैकिंग यहाँ भी होती है, क्योंकि इसका भी जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो बेटा 3 to 4 माइक्रोन होती है। कुछ बहुत छोटी होती हैं 0.2 माइक्रोन से भी कम, जैसे कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है दुनिया की। अब ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं ये भी 3 से 4 माइक्रोन के तो होते ही हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया की बात हो रही। लेकिन इनका जो डीएनए होता है बेटा, इसकी लेंथ कितनी होती है? कोई भी ई कोलाई है या कोई भी बैक्टीरिया है तो उसकी लेंथ 1.36 mm होती। किसी भी डीएनए का लेंथ आप निकाल ही सकते हो। इसमें जो बेस पेयर होते हैं कितने होते हैं? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इतने बेस पेयर हैं और इसकी लेंथ क्या होगी, तो आप आसानी से बता पाओगे, क्योंकि आपको पता है जो हमने डबल हेलिकल मॉडल देखा था तो हमने कहा था 2 बेस पेयर के बीच की डिफरेंस जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती। तो हम इसको 3.4 से एंगस्ट्रॉम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको निकला जाएगा 1.36 mm, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, -10 मीटर एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज करेंगे। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं डीएनए को की लेंथ निकालना। तो अब बेटा ये लेंथ होती है कितनी? 1.36 mm लगभग इतनी ये डीएनए की लेंथ होती है बैक्टीरिया की। इसकी जो सेल की साइज होती है वो कितनी होती है? 3 से 4 माइक्रोन। अब बेटा ये 1 mm से ज़्यादा डीएनए है तो ये इस सेल में आएगा कैसे? ठीक वैसे ही पैकिंग होगी इसमें जैसे कि हमने यूकैरियोटिक में पैकिंग की है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यहाँ पर बेटा पॉलीएमीन्स होते हैं। यहाँ पर पॉलीएमीन्स होते हैं और ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। क्या होगा? ये जब ये पॉलीएमीन्स है यहाँ पर, और इससे क्या होगा? ये डीएनए पूरा निगेटिवली चार्ज है तो ये डीएनए अट्रैक्ट होता है सेंटर की तरफ, तो ये सिकुड़ जाता है। अब ये पूरी सेल है और इसके अंदर का जो बेटा डीएनए है ये कैसा हो जाएगा? ये अंदर की ओर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाता है ऐसे, तो ये लूप बना लेता है। तो इस तरह से जब ये लूप बनाता है, लॉन्ग लूप, इसको बोलते हैं लॉन्ग लूप। तो जो लॉन्ग लूप बनाता है डीएनए इसका, ये ऐसा स्ट्रक्चर को दिखाई पड़ जाता है। बीच में ये पॉलीएमीन होते हैं, ये बीच में पॉलीएमीन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है बीच में, और ये डीएनए के साथ निगेटिवली चार्ज है। तो ये इस तरह से ये लूप बना लेती है। ये पैकिंग होती है। तो बहुत ही सिंपल पैकिंग है। यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स पैकिंग है। वहाँ पर डीएनए तो पहले तो ऐसे लीनियर सीक्वेंस में था यूकैरियोटिक में, उसके बाद क्या हुआ? हेलिक्स बन गई ऐसे। हेलिक्स बनने के बाद न्यूक्लियोसोम, बीड्स ऑन स्टिंग, उसके बाद सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड के बाद स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड जब बनेगी बेटा तो उसमें नॉन हिस्टोन यूज होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो कि स्कैफोल्ड, और ये बताया था ना ये ऐसे, और फिर इसके ऊपर ये हिस्टोन, ये जो न्यूक्लियोसोम है वो फोल्ड होकर अरेंज हो जाते हैं और पूरी ये 30 नैनोमीटर की डायमीटर वाली एक स्ट्रक्चर बनती है। इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद क्रोमैटिन बनती है। स्कैफोल्ड के बाद क्या बनेंगे? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन के बाद क्रोमोसोम कुछ समय के लिए बनते हैं। क्रोमोसोम बनेंगे जब डिवाइडिंग सेल में आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज हमेशा आपको क्रोमैटिन, ये फाइनल ही फोल्डिंग होती है, ठीक है। फाइनल इसलिए क्योंकि रेस्टिंग या फिर इंटरफेज में आपको यही मिलेगी। जब सेल डिवाइड कर रही होगी क्रोमोसोम वहाँ पे बनेंगे, ठीक। तो वहाँ पर आप देखोगे कि यूकैरियोट में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। डीएनए, फिर ये डबल हेलिकल, फिर ये न्यूक्लियोसोम, स्कैफोल्ड,
न्यूक्लियोसोम के बाद सॉलिनाइड, फिर स्कैफोल्ड और फिर एक क्रोमेटिन मिलता है। नॉर्मली डीएनए आपको न्यूक्लियोसोम में देखने को मिलेगा, जो क्रोमेटिन होता है वो न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में ही सेल में एग्जिस्ट करता है यूजुअली। ठीक है, इरेज करें। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? बोलो बेटा। अब हम लोग देखेंगे बेटा फाइंडिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फाइंडिंग ऑफ जेनेटिक कैसे पता लगाया गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बेटा, तो फाइंडिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए बेटा कुछ साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहले तो ये देखो कि जब मेंडल के प्रिंसिपल आए थे बेटा, तो मेंडल के प्रिंसिपल तो 19th सेंचुरी में आए थे, ये वो भी कार्ल कोरेंस ने। उसके पहले जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो 1863 में इन्होंने पब्लिश की। इसके पहले ही काम के पूरा 7 साल का इनका वर्क है उसमें। तो बेटा इस समय इनको डीएनए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि डीएनए उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन ये बता रहे थे कि डीएनए जो है कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल, इसको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, ये कहते थे। और उन्हीं फैक्टर को ये नाम, जैसे कि उन्होंने कहा कि टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, ये सब क्या था, मेंडल के फैक्टर्स थे, जीन की बात नहीं। अब ये वो फैक्टर्स कहाँ हैं, वो फैक्टर्स कैसे हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, इसके बारे में ये मेंडल कुछ नहीं बता पाते। फैक्टर्स के फिजिकल एड्रेस ये नहीं दे पाए थे कि वो हैं कहाँ, कैसे होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं। बस वो ये जानते थे कि हाँ फैक्टर होते हैं जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में उनको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद बेटा मॉर्गन ने क्रोमोसोम के बारे में बात, क्रोमोसोम को पता चला टी.एच. मॉर्गन को, लेकिन उसमें भी डीएनए के बारे में वहाँ तब भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ग्रिफिथ ने सबसे पहले, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया को लेकर के, और एस स्टेन और आर स्टेन बैक्टीरिया को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने ये बताया था कि कोई मॉलिक्यूल है जो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट करता है। ये भी नहीं, ये लेकिन ये क्लियरली ये नहीं प्रूफ कर पाए थे कि वो मॉलिक्यूल डीएनए ही है। इसके बाद ओस्टवाल एवरी एंड मैककार्टी ने इनके एक्सपेरिमेंट को दोहराया और ये प्रूफ किया कि वो डीएनए ही मॉलिक्यूल है जो कि आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट करता है। ये बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट था, ये बैक्टीरिया वायरुलेंट था, जो कि निमोनिया काज करता था। ये निमोनिया काज करता था, ये जो आर स्टेन वाला है ये निमोनिया काज नहीं करता था, नॉन वायरुलेंट था। तो ये इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और उसके बाद फिर ये 1926 की बात है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हर्शे एंड चेज, इन्होंने फाइनली इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरियोफेज वायरस को लेकर किया था, इकोलाई के ऊपर। और इन्होंने देखा था कि कैसे ये बैक्टीरिया को वायरस, ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये इसको इन्फेक्ट करता है और ये डीएनए ही उसके अंदर जा कर के मल्टीप्लाई करता है, कैप्सिड इसका बाहर आ जाता है। ये उन्होंने प्रूफ किया था। तो हर्शे एंड चेज ने फाइनली, देखो प्रूफ तो यहीं पे हो गया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद,
ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था और एक बहुत अच्छा आइडिया दिया ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो ये एक्चुअली नहीं प्रूफ कर पाया कि वो डीएनए ही है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर ओस्टवालेरियन मैककार्टी ने ये प्रूफ किया कि वो डीएनए है, लेकिन फाइनल स्टेप उसको दिया था हर्षन चेज ने जब ये बैक्टीरियोफेज पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये पूरी कहानी है बेटा, ये ढूंढना फाइंडिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी, ये जेनेटिक मटेरियल कैसे ढूंढा गया। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यही देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ये कैसे ढूंढा गया और कैसे इसको प्रूफ किया गया।